जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक के पाठ्यक्रम सेमेस्टर में तब्दील हो गए हैं और प्रति सेमेस्टर आपको क्या पढ़ना है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसके अंतर्गत यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में सबसे पहले आपको पढ़ाया गया फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, दूसरे सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तीसरे सेमेस्टर में आपने पढ़ा ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडी, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। और अब जब आप चौथे सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो यहां पे आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योग पढ़ना है यहां पे, या कह लीजिए शारीरिक शिक्षा एवं योग पढ़ना है। तो इसके पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो सर्च कर लेंगे। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एमसीक्यू बाई स्टार स्टडी सेंटर आपको मिल जाएगा, इसकी प्लेलिस्ट बन गई है, तो वहां से जाकर के देख लेंगे। आज की ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 4 है। तो चलिए बिल्कुल शानदार तरीके से आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा क्लास 10th में, है ना, या फिर अगर आप बीएससी बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म यहां पर एक वर्ड आता है ना। तो मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है ना। तो ए ऑप्शन है पाचन तंत्र, बी ऑप्शन है श्वसन तंत्र, सी ऑप्शन है पेशीय तथा कंकाल तंत्र और डी ऑप्शन यहां पर है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये जो वर्ड मेटाबॉलिज्म है इसका संबंध किससे है भैया? पाचन तंत्र से है। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसके अंतर्गत 2 रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शन जो होती हैं वो होती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरी रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब कैटा से आप लोग समझ लीजिए काट छाट करने वाली, आपने खाना खाया तो आपका सब कट पेट करके पच गया भोजन, और एनाबॉलिज्म जैसे कि एंजाइम का निर्माण हो गया, सिक्रीशन हो गया, हार्मोन का सिक्रीशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है, संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न मिलेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भैया? 7 अप्रैल 1948 से, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में यहाँ पे WHO की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि भैया WHO का फुल फॉर्म बता दो। तो क्या बताएंगे? W से बताएंगे वर्ल्ड विश्व, H से बताएंगे हेल्थ यानी स्वास्थ्य, और O से यहाँ पे आप लोग बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन यानी की संगठन। अब यहां से आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, इसके हेड क्वार्टर्स कहां पर स्थित हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिनेवा में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं तीनों प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव शरीर का, है ना, ह्यूमन बॉडी का निर्माण खंड कौन सा है? किस खंड से ह्यूमन बॉडी का मेजर पार्ट जो है विकसित होता है, डेवलप होता है? ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है विटामिन, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन यहां पे आपका मिनरल्स तथा एसिड्स। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे कि इनमें से किसे शरीर का निर्माण खंड कहते हैं, या अंग्रेजी में पूछे व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, या कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है, तो भैया यही प्रोटीनिया का कहा जाता है। ऑप्शन सी यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में ऊर्जा होती है, कितने किलो कैलोरी की एनर्जी पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में? 4 विकल्प स्क्रीन पर दिया है।
तोरे लोग के स्क्रीन पर दिखात हुई। ए ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 8 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 1.0 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन यहाँ पे 9 किलो कैलोरी। क्या हो जाएगा? तो जो कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, इसके 1 ग्राम में जो एनर्जी पाई जाती है वो है भैया आपका ऑप्शन नंबर ए 4 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे कई बार ऑप्शंस आपको ऐसे मिल जाते हैं 4.3 एंड 9.1, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 4.33 किलो कैलोरी। जबकि वहीं पर अगर हम फैट की बात करें तो फैट में आपका 9 किलो कैलोरी पाया जाता है। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा, कितने प्रश्न बनेंगे। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सा उदाहरण कार्बोहाइड्रेट का है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इनमें से कार्बोहाइड्रेट के कितने मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है। और पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स आप बता दीजिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जैसे कि उसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैं सबका कॉमन बता रहा हूं। तो इसमें से एक एग्जांपल आपको देगा, जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि सुक्रोज है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें आपको पूछेगा कि सुक्रोज है क्या ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर मोनोसैकेराइड। तो यहां पे आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। इसकी स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी बिल्कुल बहुत जल्दी, एग्जाम से आपसे पहले ही आपको दे दिया जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में ऊर्जा होती है भैया 4 किलो कैलोरी पावा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है, स्थूलता जानने की विधियां हैं। अब देखिए भैया, शुद्ध हिंदी तो पढ़े ना हुई हो, अगर पढ़े हुई हो तो ये पता लागत हुई स्थूलता माने मोटापा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है, क्यों बहुत ज्यादा मोटान है, तो अगर वो मोटा है तो कैसे पहचानेंगे कि वो मोटा ही है ना? तो देखिए वसा की प्रतिशतता द्वारा, फैट परसेंटेज के थ्रू आप जान सकते हैं कि व्यक्ति मोटा है या नहीं। उसका बाद में ऑप्शन बी देखिए शारीरिक बनावट देख के, है ना, आप उसको देखेंगे तो भाई लग जाएगा उसका पेट निकला रहेगा, तोंद निकला रहेगा, बिल्कुल लाला जी ने केला खाया वाला की तरह, है ना। कविता आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा। अगला देखिए व्यक्ति का भार, है ना, व्यक्ति का भार यानी यहाँ पे वेट ले लीजिए, है ना, उसकी ऊंचाई के अनुपात से अधिक हो तो ऐसे पहचानेंगे, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो देखिए भैया वसा की प्रतिशतता द्वारा आप जान सकते हैं कि वो ऊंचा है, मतलब मोटा है कि नहीं मोटा है। अगर उसके बॉडी में फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो आप बिल्कुल कह दीजिए कि हाँ व्यक्ति मोटा है। शारीरिक बनावट देख के तो भी आप कह देंगे व्यक्ति मोटा है, भाई खड़ा रहेगा, बिल्कुल तोंद उसका मोटा रहेगा, निकला रहेगा, हाथ पैर सब आपके ऊपर गिर जाए तो आप दबके मर जाए, है ना, कोई बात नहीं भाई। चलिए, तो शारीरिक बनावट देख के आप पहचान जाएंगे। सी ऑप्शन देखिए व्यक्ति का भार, कोई व्यक्ति है उसका भार उसकी ऊंचाई के अनुपात से अधिक हो जाए, है ना, तो जान लीजिए क्या वो मोटा है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर है, भोजन का अधिकतम पाचन होता है। मान लीजिए भैया ये गोलू है, कौन है, ये गोलू है। अब इसको पनीर मटर सब खिला दिया गया, बढ़िया से चावल रोटी सब खा लिया बेचारा, तो अब इसके शरीर में पाचन तंत्र तो विकसित होगा, ठीक है, क्योंकि गोलू है तो जाहिर सी बात है इंसान होगा, और इंसानों में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 2 प्रकार की आंतें भी पाई जाती हैं, पहला क्षुद्रांत और दूसरा बृहदांत्र। और समझिए, क्षुद्रांत माने छोटी आंत और बृहदांत्र माने बड़ी आंत, जिसको हिंदी में कहेंगे, आपको क्षुद्रांत को कहेंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत को क्या कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। तो आप पूछ रहा है कि जब गोलू खाना खाएगा तो इसके खाया हुआ जो भोजन है जाके कहां पचेगा, इसके तो इसकी छोटी आंत में पचेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बता देना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा भोजन का पाचन ऑप्शन सी छोटी आंत में होता है। जो कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, मिनरल्स और साल्ट्स आदि का अवशोषण जो होना होता है वो आपका बड़ी आंत में जाके होता है। चलिए आते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है, सूक्ष्म पौष्टिक आहार में होता है। अब कुछ साथी कहते हैं भैया हिंदी समझ में नहीं आता है, अंग्रेजी पढ़ के बता दीजिए। तो सूक्ष्म माने का, माइक्रो,
बिल्कुल छोटा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डाइट का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है? खनिज एवं विटामिन यानी कि मिनरल्स एवं विटामिन। बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन। सी ऑप्शन है वसा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके कैसे पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रकार तो आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रकार क्या होगा, एग्जाम्पल देगा, है ना। देखिए एग्जाम्पल दिया ही हुआ है। अब एग्जाम्पल देके पूछेगा, जैसे पूछ लिया कि सोडियम, सोडियम क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म और वृहद पौष्टिक आहार में। तो पूछेगा तो सोडियम आपको बताना है, बताइएगा कमेंट करके सोडियम क्या है, कैल्शियम क्या है, पोटेशियम क्या है, ये सब क्या है भैया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यहाँ पे भी पूछा है सूक्ष्म पौष्टिक आहार में होता है, तो खनिज एवं विटामिन यहाँ पे आपके पाए जाते हैं सूक्ष्म पौष्टिक आहार में। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे क्या हैं भैया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए मैं लिख देता हूं, हो सकता हो आप आवाज से ना क्लियर कर पाए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, वृहद पोषक तत्व होते हैं, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है। लो भैया एग्जांपल दे देते हैं आपको। चीनी खा लिए, आलू खा लिए, चावल खा लिए, तो ये सारी चीजें जाएंगी तो आपके शरीर में किस रूप में एकत्रित रहेंगी, प्रोटीन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, पेप्सिन के रूप में या फिर इंसुलिन के रूप में। तो देखिए एंजाइम के रूप में तो उपस्थित बिल्कुल नहीं रहेंगी। अब बताइए प्रोटीन या फिर ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये भैया ग्लूकोज है, यही आपके बॉडी में स्टोर रहेगा। कौन चीज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में आपके बॉडी में एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है। आइए हाँ, जब एनर्जी की यूज होती है, यूज करना होता है, तो सबसे पहले ग्लूकोज ही आपका ब्रेक डाउन होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शारीरिक विकास में या फिर शरीर के विकास में डैश आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ए विकल्प है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, बी विकल्प है वृहद पोषक तत्वों की, सी विकल्प है उपरयुक्त दोनों, माने ऊपरा के दोनों जोन दिया है, डी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा भैया, शारीरिक विकास में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। समझ गए ना कैसे भैया। अब बृहद पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि नहीं लेंगे तभी आपके बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे दे लीजिए कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कोई रोग उत्पन्न होता है। अब ये आपको बताना है क्योंकि बहुत ही ईजी है ना। अब मैं हिंट दे देता हूँ हड्डी, तो आपको बताना है कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ना। तो सूक्ष्म पोषक और वृहद तत्वों की दोनों की ही आवश्यकता होती है भैया। यकीन मानिए अगर आप प्रश्नों के उत्तर कमेंट में जो मैं पूछता हूं देते हैं तो निश्चित तौर पे यहां पे आप सफल होने वाले हैं। क्या सफल होने वाले हैं भैया, क्योंकि बात बहुत कम लोग मानते हैं, तो जो मानता है वही सफल होता है, ऐसा है ना। क्योंकि बाद में लोग क्लास देखने के बाद भूल जाते हैं कि सर ने क्या क्वेश्चन किया था, और जो लोग आंसर देते हैं उनका सब बल्ले बल्ले रहता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। मेरे भाई इस प्रश्न की चर्चा मैं ऊपर ही कर चुका हूं, 7 अप्रैल 1948 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बात और बता दूं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं एवरी ईयर। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 11 नंबर का पूछा गया है, वसा का उत्तम स्रोत है। इस प्रकार के प्रश्न की चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूं। तो दलहनी फसलें देख लीजिए, दलहनी फसलें माने जिनसे दाल होता हो, तो चना है ना, मटर, उसके बाद देखिए उड़द, मैंने गांव में कहा था उर्द, है ना, उर्द कहा थे गांव में लोग। तो देखिए चना, मटर, उड़द और भी फसलें होती हैं। तो इसमें ये सारी क्या हो गई, दलहनी फसलें हो गई, है ना। फैमिली लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत आती हैं। तो इनसे तो भैया वसा मिलता नहीं है, इनसे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो यहीं पर अगर वसा काट के प्रोटीन लिख देता तब आपको ये टिक कर देना था। तो पूछा क्या है यहाँ पे, वसा का उत्तम स्रोत है, सबसे बढ़िया स्रोत है। तो दलहनी फसलें, गेहूं, मक्खन तथा घी या फिर आम तथा अंगूर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मक्खन तथा घी। अगर किसी व्यक्ति को मोटा होना है
कैसा मोटा? बिल्कुल जिम जिम वाले जो आदमी रहते हैं मोटे मोटे, उस तरह से अगर होना है तो आप प्रॉपर डाइट अपना बढ़ाइए, इसमें मक्खन घी शामिल कीजिए, एक्सरसाइज करिए, तो आपका वेट गेन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर लाला जी की तरह आपको मोटा होना है तब तो खाते जाइए और एक्सरसाइज मत करिए, कुर्सी पे बैठे रहिए। आप देखिए 1 महीना में सब मोटे तगड़े हो जाएंगे, बिल्कुल लाला जी की तरह। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अब यहां पे IRCS का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसीलिए यहां पे मैंने आपको लिख दिया। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न की भी हम चर्चा कर चुके हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 8 अगस्त को, 15 अगस्त को या फिर 7 अप्रैल को? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपके पेपर में अभी आएगा भी, समझ लीजिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आइए भैया योग से प्रश्न लेते हैं। आने वाले दिनों में आपको योग से भी प्रश्न मिलेगा। अभी फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक से MCQ कवर किए जा रहे हैं। पहला है, देखिए प्रश्न है 14 नंबर का, अष्टांग योग है ना। योग और अष्टांग यानी कि योग के 8 अंगों में क्या है? ठीक है, योग के 8 अंगों में क्या है? तो भैया यम, जिसको कि संयम कहते हैं, ये योग के 8 अंगों में है। नियम, जिसको कि अनुशासन कहते हैं, ये भी 8 अंगों में है। आसन जैसे धनुरासन है, वज्रासन है, ताड़ासन है ना, मयूर आसन है, तो ये सभी भी क्या है? योग के अंग हैं। अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न संख्या 15 है, योग का पिता कहा जाता है। अब भैया जब कोई चीज जन्म लेती है तो उसका पिता भी तो कोई ना कोई होता है। देखिए बायोलॉजी के फादर आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के फादर आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के फादर आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री के फादर को आप लोग जानते होंगे, है ना, और ज्योग्राफी को जानते होंगे। तो इसी तरह से योग का पिता माना जाता है किसको? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती को, बी ऑप्शन है बाबा रामदेव को, सी ऑप्शन है महर्षि पतंजलि को, डी ऑप्शन है महेश योगी को। अब इसमें से बहुत लोग क्या करेंगे? बाबा रामदेव भी टिक करेंगे, तो ये यहाँ पे ऑप्शन राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। महर्षि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है ना। तो भैया योग करें योगासन, स्वस्थ रहे तन मन। क्या? योग करें योगासन, स्वस्थ रहे तन मन। आने वाले 21 जून को आप लोग क्या, सब लोग तैयार रहिए, योग जरूर करिएगा सुबह में। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं, तो आप लोग उसी टाइम पे बिल्कुल ऑनलाइन रहिए और सबके साथ मिल करके योग करिए, क्योंकि कहावत क्या है? योग क्षेमम वहाम्यहम। दूसरी कहावत क्या है? योग करे योगासन, स्वस्थ रहे तन मन। आपका तन भी और आपका मन भी दोनों ही स्वस्थ रहेगा। उम्मीद करते हैं आज की यह क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि फायदा मिलने वाला है, जबरदस्त वाला, तगड़ा वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।